स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आप मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है और बहुत सारे क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, भारतीय इतिहास की मैं बात कर लूँ तो भारतीय इतिहास का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, कह रहा है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था। देखिए, कलिंग की अगर जो बात कर लें तो राजा जो खारवेल थे वो जो है प्राचीन काल में महान शासक थे। ठीक है, अब उनकी मैं बात कर लूँ तो इनका संबंध जो है चेदी राजवंश से था। चेदी राजवंश से था और चेदी राजवंश का संस्थापक जो है महामेघवाहन थे। कौन थे? महामेघवाहन। ठीक है, और इस चेदी राजवंश में सबसे महान कोई शक्तिशाली कोई राजा हुआ तो वो खारवेल थे। कौन थे? खारवेल। अब मैं इनकी और बात बता दूं आपको, तो हाथी गुफा अभिलेख से अगर जो खारवेल की देखी जाए तो हाथी गुफा अभिलेख से इनकी बचपना से लेकर के राज्याभिषेक और राजा बनने के 13 साल बाद तक की घटनाओं का वर्णन जो है मिलता है। अब मैं आपको और बता दूं कि इनका संबंध जो है जैन धर्म से था, इसलिए इन्होंने राज्याभिषेक होने के 13वें वर्ष बाद इन्होंने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों पर जैन भिक्षुओं के लिए इन्होंने जो है विहारों का निर्माण करवाया था। तो ये इनकी जो है बातें हो गई, खारवेल से संबंधित बातें हैं। तो कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में कौन था भाई? तो खारवेल था। ठीक है भाई, तो याद एकदम मज़ा याद हो जाएगा। मैं बस मेरी बातों को सुनते जाइए, याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः जो है तांबा, कांस्य व टीन के बने हुए थे। तांबा, कांस्य व टीन के बने हुए थे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है और बहुत सारे जो है उत्खनन के हथियार रहे, बहुत सारे नमूने मिलते हैं, जैसे कि भाला, कटार, तलवार, गद्दा, बर्छा, कुल्हाड़ी, ये सारे बहुत सारे जो है मिलते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि खरवेल है और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद से हम बात कर लेते हैं आगे की। कह रहा है किस सुल्तान, देखिएगा, किस सुल्तान के काल में खालसा की बात हो रही है, खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी, किसके? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो है सबसे ज़्यादा जो है विकास हुआ खालसा की सीमाएं की। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। और आगे आप देख सकते हैं, आगे क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन सा प्रार्थना समाज, याद रखिएगा, नाम याद रखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया कौन थे भाई? तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद से हमारा क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति की, विलय नीति, देखिए विलय नीति का मतलब होता है मिलाना, विलय करना, मिलाना। तो ये मैं बता दूं आपको कि सबसे खराब और सबसे स्थिति इनकी लॉर्ड डलहौजी की, ये विलय नीति में बहुत ज़्यादा जो है माहिर रहे। और इन्होंने, मैं आपको बता दूं कि सतारा, जैतपुरा, संबलपुर, झांसी, जो आप जानते हो, जैसा कि इन्होंने 1848 में सतारा को, जैतपुरा को 1849 में, और संभलपुर को 1849 में ही, और झांसी को 1853 में इन्होंने सबको अंग्रेजी राज्यों में विलय कर लिया। तो इसलिए आप इनको भी याद रखिए, विलय नीति के जो है बहुत बड़े जो है ये गवर्नर रहे हैं। तो भाई लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। भारतीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ, इसमें जो है सबसे पहले तो बात होने वाली है कि किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया। पदार्पण किया मतलब किससे, मतलब ये अंदर एंट्री कर लिए कि चलो भाई अब मैं भी राजनीति करूँगा, मैं भी जो है भारत से जो है इसको, मतलब ये कब हुआ, कैसे हुआ? तो मैं बता दूं, चंपारण की बात हो रही है कि चंपारण सबसे पहला इनका जो सत्याग्रह आंदोलन रहा वो किसका रहा? तो चंपारण से इन्होंने जो पदार्पण किया। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और आगे क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है भाई, किसने घोषित किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ठीक है, तो ये भाई याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने।
बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है, और इसे मैं लेकर रहूँगा। ये बात जो है स्वराज इन्होंने कहा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन क्या हमारा हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन हम देख सकते हैं क्या है, कह रहा निम्नलिखित में से किसने गदर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गदर, अब देखिए गदर आंदोलन की बात हो रही है, गदर मूवी की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। गदर मूवी में तो भाई अपने सनी देओल हैं, लेकिन ये यहाँ पे बात, यहाँ का जो सनी देओल है भाई लाला हरदयाल सिंह है। कौन है? लाला हरदयाल सिंह। लाला हरदयाल सिंह कौन है भाई? लाला हरदयाल सिंह। तो लाला हरदयाल हैं, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं आगे, और आगे देख लीजिए क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है कि भाई निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो ये तो भाई प्रश्न बहुत पूछा जाता है, और इसमें भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। इसको भी हम समझ सकते हैं। इसके आगे हम आपको बता दें आगे का प्रश्न क्या हमारा। तो आगे का प्रश्न है कि 1930 में डॉट की गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों में उग्र प्रदर्शन हुए थे। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो भाई महात्मा गांधी के वो क्या बोलते हैं, आप उनको कह सकते हैं महात्मा गांधी के शिष्य कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के शिष्य थे अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान की जब गिरफ्तारी होती है 1930 में, तो पेशावर की सड़कों में उग्र प्रदर्शन हुआ और बहुत भारी संख्या में लोगों ने जो है विरोध किया उनकी गिरफ्तारी का, ठीक है। तो एक बात और है कि भाई ये इनके गुरु का नाम क्या था अब्दुल गफ्फार खान का, तो महात्मा गांधी, ये याद रखना है। और ये गिरफ्तारी जो है मुझे लग रहा है लगभग 23 अप्रैल 1930 को, ठीक है। 1930 दे रखा है, 23 अप्रैल भी दे सकता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो 23 अप्रैल यानी एक रेट भी पूछ सकता है हमसे कि अब्दुल गफ्फार खान की जो है गिरफ्तारी कितने तारीख को हुई थी। तो 23 अप्रैल 1930 को भी हमको याद रखना है, ठीक है। और एक इसके जो है शिष्य थे भाई, तो ये शिष्य थे अपने समझ ही रहे हैं आप गांधी जी के, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई भूगोल पे। अब यहाँ पे जो भूगोल आपको दिख रहा होगा, ये भूगोल जो है अंतर्राष्ट्रीय भूगोल है, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि देख लीजिए सबसे पहले तो क्या कह रहा है हमसे, ये बात समझ लेते हैं। हमसे कह रहा है कि सबसे पहला बात जो कह रहा है वो समझिए, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है। मैं आपको बता दूँ सबसे पहले अगर जो एशिया और यूरोप के संतुलित घास स्थल की बात कर लें तो स्टेपेस होता है। कौन सा? स्टेपेस होता है, ठीक है। अभी ये स्टेपेस घास की जो ऊंचाई अगर जो देखी जाए तो 10 सेमी होता है। कितना होता है भाई? 10 सेमी से लेकर के 20 सेमी तक इसकी जो ऊंचाई होती है। और इस घास को उगने के लिए कम से कम भाई 25 से 30 सेमी की वर्षा आवश्यक होती है। वर्षा नहीं होगा भाई सब ये जो है सब जो है सूखा का सूखा ही रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है बादल किस मंडल में अवतरित होता है। आप देख लीजिए बादल की बात हो रही है, तो मैं बता दूं कि सारी मौसमी घटनाएं जो है, सारी मौसमी घटनाएं ये सब चीज़ जो है किस में हो जाती है भाई? तो क्षोभ मंडल में हो जाती है। किस में हो जाती है? क्षोभ मंडल में। तो आपको याद रखना है चाहे बादल की बात हो या अन्य जो है मौसमी घटनाओं की बात हो, ये सब किस में हो जाती है? तो क्षोभ मंडल में फाइनल हो जाती है। इसके बाद हम देख सकते हैं, कह रहा है कि भाई 13 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है कि कौन सा राज्य भारत राज्य के पूर्वी भाग में है। देखिए भारत अगर जो आप इसका फिगर बनाइएगा तो आपको पता चलेगा। देख लीजिए जब भारत का फिगर बनाते हैं, भारत का नक्शा आप ले लीजिएगा और पता चलेगा पूर्वी साइड में अगर जो देखा जाए तो पूरब में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इधर जो है अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? एकदम पूर्वी साइड की बात कर लें तो अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है। कौन सा प्रदेश होगा? अरुणाचल प्रदेश। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसके आगे हम आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई कौन सा। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है। नाथुला दर्रा के पास है, ये लिख दिया यहाँ पे। तो आप ये नाथुला दर्रा के पास है ये बात को बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ नाथुला दर्रा कहेगा तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है, चाइना।
कौन सा? चाइना। तो नाथुला दर्रा के दूसरी तरफ जो भाई चीन है, क्लियर बात है ये कि याद रखिएगा, दूसरी तरफ क्या है? चीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? भाई साहब देख लीजिए, सूर्योदय उद्योग किसको कहा जाता है? ये बोलचाल की मैं बात बता दूं कि बोलचाल की भाषा में कह दिया जाता है। वैसे होगा क्या, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, सूर्योदय की बात हम कर लें, इसको हम सनराइज इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। कौन से? सनराइज इंडस्ट्री के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हो जाएगा सूचना एवं प्रौद्योगिकी। कौन सा हो जाएगा? सूचना एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी को ही हम जो है सूर्योदय उद्योग कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। और यहाँ पे आगे हमारा क्वेश्चन दे रहा है, भाई साहब देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन जो दे रहा है इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। नंबर 16 पे क्वेश्चन है। नंबर 16 पे क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले फाइनल जो है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1 अप्रैल 2007 से लेकर के, और ये चला था 5 साल, यानी कि आप समझ सकते हैं 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक चला था, और जो कि जो है 2012 तक चला था। क्योंकि 12 के बाद तो 13-14 और 2 साल रहा ही, उसके बाद से तो इसी का नाम जो है पंचवर्षीय योजना को नीति आयोग रख दिया गया, मोदी जी आ गए। ठीक है, तो उसके बाद से इसका नाम जो है चेंज हो गया। अब यहाँ बात होने वाली है 17 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, सही नहीं है बताना है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सबसे पहले तो भाई प्रथम योजना बिल्कुल सही दिख रहा है, 1951 से लेकर 56 तक चला था। और द्वितीय योजना दे रहा है 66 से 71, ये गलत दे रहा है, ये गलत दे रहा है। 11वीं 7 से 12वीं, 11वीं ऊपर ही चल रहा था, देखिए अब 7 से 12 तक बिल्कुल सही है। छठी योजना 80 से 50, ये भी सही है। यानी कि ये जो है कौन सा कह रहे हैं, कौन सा नहीं है? तो तृतीय योजना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है दूसरा जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन को हम टिक कर लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे आ जाते हैं भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो उज्ज्वला योजना के बारे में हम बात करने वाले हैं कि उज्ज्वला योजना, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 मई 2016 की बात हो रही है। 1 मई 2016 को जो है बलिया उत्तर प्रदेश से आरंभ की गई थी। कहाँ से आरंभ की गई थी भाई? बलिया उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और इसको ध्यान में रखना है कि बलिया उत्तर प्रदेश से, और ये जो है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के LPG गैस के वितरण है। उज्ज्वला योजना क्या है, तो जिस पे अभी रेट कम हुआ है, आप समझ सकते हैं। तो ये जो है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको जो है LPG गैस दिया गया, उसी के तहत जो है उज्ज्वला योजना। और यूपी में सबसे पहले, और यूपी के किससे? बलिया से। कहाँ से भाई? बलिया से, ये भी याद रखना है कि बलिया से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे तो बलिया, ये सब याद रखना है, ये दिमाग में रखिए। ठीक है, चलिए नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, और 19 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं खूब अच्छे से जो है। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले देख लेते हैं। उपभोक्ता को मूल्यवर्धित कर VAT से कैसे लाभ पहुंचता है? ठीक है, तो देख लीजिए, अगर जो उसकी बात की जाए तो कैसे लाभ पहुंचता है, ये क्वेश्चन था हमारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि भाई सबसे पहले तो इससे कर प्राप्त नहीं कर लगता, कर पर कर नहीं लगता, और इस पर जो है ये सही हो जाएगा आपका, इस पर कर पर प्राप्त कर नहीं लगता। और इसके बाद से जो है देख लीजिए क्या हो जाएगा, कह रहा है कि इसकी कीमतों में वृद्धि होना रुक जाता है, बिल्कुल सही है, यही होगा आपका। ठीक है, अब उसके बाद जो है क्वेश्चन है लास्ट, भारत की मुद्रा की हम बात कर ले। भारत की मुद्रा का 10वीकरण कब हुआ था? देखिए, भारत की मुद्रा का 10वीकरण कब हुआ था? तो भाई साहब, भारत की मुद्रा का 10वीकरण की हम बात कर ले तो 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में। ठीक है, तो 10वीकरण जो है 1957 में हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई,
तो इसमें घटी हुई सदस्यों की संख्या क्या रही, ठीक है, इसमें घटी हुई सदस्यों की संख्या क्या रही। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसको याद रखिए 299, 99 वाला रिचार्ज 299 याद रखिएगा कि 1947 में बैठक हुई तो इसकी घटी हुई सदस्यों की संख्या 299 थी, ठीक है, कितनी थी, 299 थी। ओके, चलिए याद कर लेते हैं। और उसके बाद से और देखिए, जब भी ये आप याद करो तो एक बात और ध्यान में रखना कि तारीख भी आप याद करते जाना। 31 अक्टूबर जो है 1947, क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछा जा सकता है घुमाने के लिए कि भाई भारत के संविधान सभा की जब बैठक हुई पहली बार, चाहे जो भी, तो 299 लोग की संख्या कब घट के हो गई थी। तो ये तारीख भी दे सकता है 31 अक्टूबर 1947। तो ये याद रखना है बिल्कुल, जो है ये काम वाली चीज़ें हैं। इसके बाद हमारा जो है 22 नंबर प्रश्न क्या है। 22 नंबर प्रश्न को आप देख सकते हैं, कह रहा है कि भाई संविधान का अनुच्छेद, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। तो विदेशियों को अगर जो हम बात कर ले तो एक ही मौलिक अधिकार प्राप्त है, कौन सा, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे हम इसकी बात कर लेंगे कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, ठीक है, जीवन, ये मतलब ये उनको जो है बिल्कुल। और ये कहाँ से आता है, तो गारंटी जो है संविधान के 21 अनुच्छेद से जो है ये इसकी कोई भी व्यक्ति हो उसकी गारंटी वाली बात होती है कि भाई हम आपकी गारंटी लेते हैं और आपको कुछ नहीं होगा। ये कंडीशन जो है 21 नंबर अनुच्छेद से लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम भाई, आगे बढ़ के आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। अब देख लीजिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। तो आर्थिक न्याय की हम बात कर ले तो राज्य के नीति, देखिए राज्य क्या बोलते हैं, रुकिए 1 मिनट, राज्य नीति के निदेशक तत्व, राज्य के नीति के निदेशक तत्व, यही जो है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का जो है क्या देता है, ठीक है, संकेत देता है। अब आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों का विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिपादित किया जा सकता है। तो विशेष रूप से प्रतिपादित अगर करने की बात कर ले तो ये बात होगी 33 की, अनुच्छेद 33 की, ठीक है, अनुच्छेद 33, ठीक है, इसको याद रखना, अनुच्छेद 33। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन हम लाते हैं। 24 हो गया और 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। और 25 क्वेश्चन के बाद स्टाफ सामान्य विज्ञान, आप हमारा यूट्यूब चैनल है अनमोल गुरुजी और ऐसे स्टडी पॉइंट्स, किसी पे भी विज्ञान और रीजनिंग और मैथ का वीडियो आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप वहाँ पे पूरा वीडियो देख लीजिए, ठीक है, मैथ और रीजनिंग, और मैंने ग्राफ भी बहुत सारा पढ़ाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, इस चैनल पे भी देख सकते हैं। और एक और मेरा चैनल है, मैंने 2 चैनल है, ऐसे स्टडी पॉइंट्स और जो है अनमोल गुरुजी। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पंचायती राज प्रणाली भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू। अब देखिए ये बड़ा क्वेश्चन मुझे महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है, बहुत बार इसको पेपर में पूछा जा चुका है कि भारत में राज प्रणाली भारत के किस राज्य में सबसे पहले। तो मैं बात कर लूँ भारत के, तो चलिए भाई आ जाते हैं किसमें, राजस्थान, किसमें, राजस्थान में लागू की, और इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए